सुप्रभात बच्चों। आज 10वीं कक्षा में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वो पाठ आपने पढ़ लिया है। आज उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो पाठ्य पुस्तक में इस पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उस पर विचार करेंगे। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? पहला प्रश्न है। देवदार एक वृक्ष होता है, इसकी पत्तियां बड़ी घनी होती हैं और घनी पत्ती होने के कारण अन्य वृक्षों की तुलना में इसकी छाया अधिक शीतल और अधिक सुखद होती है। इसीलिए देवदार का जो वृक्ष है उससे तुलना की गई है फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति की। इस पाठ में आपने देखा उनके व्यक्तित्व का क्या प्रभाव था। पृष्ठ संख्या 85 यानी पहला जो पृष्ठ है इस पाठ का, उसके दूसरे अनुच्छेद में उसकी प्रारंभिक पंक्तियां आप देखें, उसमें उनके व्यक्तित्व के प्रभाव का वर्णन है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। उनको सिर्फ याद कर लेने से मन गहराइयों में चला जाता है, विचारों की गहराई में चला जाता है मन। ऐसा लगता है मानो वही भाव मन में आ गया हो, जैसे कोई शांत उदास शांत संगीत सुन रहा हो। यानी उनका जो अस्तित्व था, उनका जो व्यक्तित्व था, वह बस याद करने भर से, उनको याद करने भर से ही आदमी गंभीरता और शांति को प्राप्त होता था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनके दर्शन होने से मन में वैसी भावना आती, वैसी पवित्रता आती, वैसी शुद्धता आती, मानो स्नान करने के बाद आदमी जितना शुद्ध और पवित्र महसूस करता है। फादर के दर्शन से मतलब इतनी करुणा उनके अंदर थी कि आदमी, उनको देखने वाला आदमी उस करुणा से स्नान कर लेता था। यानी उस करुणा से वह पूरी तरह से आप्लावित हो जाता था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। फादर से बातचीत करने के बाद आदमी के अंदर कर्मठता का भाव जग जाता था। और इसी तरह के प्रभावशाली व्यक्तित्व के सानिध्य में जो रहा, उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी विशाल देवदारू के हरे भरे वृक्ष के नीचे शीतल छाया का आनंद ले रहा हो। यानी फादर का व्यक्तित्व बहुत विशाल और करुणामय था। यह दूसरों के लिए सिर्फ प्रेम और स्नेह ही बांटते थे। ठीक है, इसी को अपनी भाषा में आप लिख लेंगे। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? भारत की संस्कृति समन्वय की संस्कृति है, सर्वधर्म समभाव की संस्कृति है। यहाँ हर प्रकार के धर्मों का आदर होता है। सभी धर्मों संप्रदायों के लोगों को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर मिलता है। यह हमारी संस्कृति की खासियत है। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से यहाँ आकर भारतीय संस्कृति में अपने को समर्पित करने वाले व्यक्ति थे। सन्यासी के तौर पर धर्म प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आकर के
और अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना, वह भी हिंदी और राम कथा को अपने अध्ययन का आधार बना करके कई महत्वपूर्ण कार्य करना, शब्दकोश का लेखन, राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध करना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि फादर कामिल बुल्के ने भारतीय संस्कृति को बिल्कुल आत्मसात कर लिया था, दिल से अपना लिया था। और यही कारण है कि लेखक कहता है कि वे भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, क्योंकि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो भले यहाँ न पैदा हुए हों, लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को देश की संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया और वे यहाँ के एक अंग बन गए, यहाँ के एक अविभाज्य अंग बन गए, एक अभिन्न अंग बन गए। फादर कामिल बुल्के भी ऐसे ही व्यक्तित्व में से एक थे। तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। हिंदी को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाना, न केवल अपने अध्ययन का बल्कि उसके विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसके संवर्धन के लिए काम करना, ये फादर कामिल बुल्के ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये उनका शोध ग्रंथ था और इससे ये स्पष्ट होता है कि हिंदी के प्रति, यहाँ की संस्कृति के प्रति उनका एक लगाव का भाव प्रकट होता है। उससे वे इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल से जुड़े थे, बहुत सक्रिय सदस्य थे। उन्हें कई बार हिंदी को राष्ट्रभाषा देखने के लिए चिंतित होते देखा गया था। बस इसी एक सवाल पर वे भावुक हो जाते थे, झुंझलाते थे कि हिंदी भाषी लोग ही हिंदी को क्यों नहीं आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वे ही क्यों उपेक्षा करते हैं हिंदी की। देखिए पृष्ठ संख्या 87 में दूसरा अनुच्छेद, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। तो ये फादर कामिल बुल्के की खासियत थी, ये उनका हिंदी प्रेम था जो इन पंक्तियों से प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी के लिए बहुत सारे कार्य भी किए। अपने आपको मैंने बताया, वो उन्होंने शब्दकोश की रचना की रांची में रहते हुए। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। संपूर्ण रूप से मानवता को समर्पित, भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित उनका व्यक्तित्व सबके लिए प्रेम और स्नेह का भंडार था। वे सबको स्नेह लुटाते थे, जिसके साथ उनके संबंध थे उस संबंध को निभाने में वे हर संभव प्रयत्न किया करते थे। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? करुणा कहते हैं दया के भाव को, सबके लिए क्षमा का भाव, जो मानवीय मूल्यों में एक प्रमुख मूल्य है। मनुष्य की खासियत ये होती है, ये मानवीय गुण है एक, और फादर के व्यक्तित्व में यह गुण कूट कूट कर भरा था। चमक
हमें प्रभावित करती है। और दिव्यता, दिव्यता मतलब दैवी गुण, देव से बना है दिव्य, तो दिव्य चमक यानी दैवी चमक, डिवाइन चमक, मतलब ऐसी चमक जो हमारे अंदर पवित्रता, शुद्धता का भाव जागृत कर दे। फादर के व्यक्तित्व का जो प्रभाव था वह अपने संपर्क में आने वालों को दिव्यता की प्रेरणा देता था, एक दैवी प्रेरणा से संपन्न कर देता था। इसीलिए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? आमतौर पर सन्यासी साधु जो होते हैं वे सांसारिक संबंधों में रुचि नहीं रखते, उसका निर्वाह करना उनके जीवन की प्राथमिकता नहीं होती। वे मानवीय सामान्य जीवन से अलग अपने को बिल्कुल एकांतवासी मानते हैं। लेकिन फादर कामिल बुल्के ने सन्यासी की इस परंपरागत छवि से अपने को अलग सिद्ध किया। कैसे? तो वे सांसारिक संबंधों को न केवल बनाते थे बल्कि उसको बखूबी निभाते भी थे। कष्ट सह करके भी उन संबंधों का वे निर्वाह करने का हर संभव प्रयास करते थे, जो एक सन्यासी के साथ आमतौर पर नहीं होता है। वह लेखक ने इनके बारे में कहा कि वे संकल्प से सन्यासी थे किंतु मन से सन्यासी नहीं थे। तो इस तरह से सन्यासी की एक अलग ही छवि उनके व्यक्तित्व से प्रकट होती है। अब 7वां प्रश्न है, 2 उदाहरण दिए हुए हैं। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। स्याही फैलाना मतलब ये फालतू काम करना, गिनना संभव ही नहीं है। इतने लोग, इतनी आँखें नम थी, गीली थी, जिसकी गिनती करना संभव नहीं था। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। फादर कामिल बुल्के का स्मरण करने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मन चिंतन की गहराइयों में चला गया हो। उदास शांत संगीत सुनते समय जिस प्रकार से मन शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है, कुछ वैसा ही फादर के व्यक्तित्व को याद करने से हमारी अनुभूति होती है। यह लेखक का मानना था। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तक के ये 7 प्रश्न हैं, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे और इसके अतिरिक्त फादर कामिल बुल्के के बारे में आप अपने मन से एक पेपर तैयार करेंगे जिसमें उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा हो। ठीक है? तो इस तरह से ये पाठ आज संपन्न हो गया। धन्यवाद।